बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव अब सर पर है। जो पहले दौर का चुनाव होना उसके नामांकन के आज अंतिम दिन है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है ऊहापोह में बनी हुई है। सीट शेयरिंग का कोई भी फार्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। विशेष करके बिहार और महाराष्ट्र की बात मैं आज करूंगा। बिहार में लालू यादव, जैसा कि आपको पता ही है कि वो अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं, पार्टी सिंबल दे रहे हैं, जबकि वहां पे सीट शेयरिंग अभी तक हो नहीं पाई है। कोई भी बात अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद लालू यादव है और वो कांग्रेस के किसी भी मांग की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। और सबसे मुख्य चीज ये है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों, वो किसी को भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है जिस पर कांग्रेस जीतती भी रही है, उन सीटों पर भी वो अपना उम्मीदवार दे रहे हैं। और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की स्थिति ये है कि उनके मुंह से चूंक की आवाज तक नहीं निकल रही है, क्योंकि जब भी आप जाइए तो सीधा कहते हैं कि मैं तुम्हारा नेता अर्थात राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर रहा हूं या मैं उनसे बात करूंगा। तो स्थानीय नेताओं की स्थिति बिहार में ना के बराबर है। जो भी बात होना है वो आला कमान, कांग्रेस के आला कमान से बात होनी है। अब स्थिति ये है कि जब से न्याय यात्रा खत्म हुई है, आपने राहुल गांधी को देखा है, हमने नहीं देखा है कि वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर के कुछ घोषणा ही कर रहे हो या कुछ बता रहे हो कि पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी। ऐसी कुछ भी बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। और जो कांग्रेस की स्थिति है बिहार में, वो बद से बदतर होते जा रही है। यही स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं, जो उनके एक समय में काफी मजबूत शिवसेना पार्टी हुआ करती थी, अब तो पार्टी उनकी रही नहीं। अब जो भी उनके पास जो भी पार्टी है, उसने 17 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बॉम्बे के जो मुंबई का 6 के 6 लोकसभा सीट है, उन सब पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब इससे जो है कांग्रेस के सब नेता तो नाराज हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से उससे संजय निरुपम बड़े मायूस हैं बेचारे। और मायूसी का कारण भी उनके पास में। आपको दोस्तों पता होगा कि जब न्याय यात्रा का खात्मा हो रहा था मुंबई में, तो उस समय जो है संजय निरुपम को राहुल गांधी ने खुद आश्वासन दिया था कि आप अपनी सीट पर तैयारी कीजिए, मैं उद्धव ठाकरे से कहकर आपको ये सीट दिलवा दूंगा। लेकिन आज उस सीट पर भी उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अब इससे मायूस होकर संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, ये आप सुनिए। आज सुबह है शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है।
पूरे अगर आप महाराष्ट्र को देखिए तो जो स्ट्रांग होल्ड है शिवसेना का वो सिर्फ मुंबई और उसके आसपास का इलाका है। विदर्भ में या कोंकण में इसकी स्थिति काफी खत्म रही है, मजबूत नहीं रही है। वहां पे एक आध दुक्का सीट अगर कभी जीत गए, लेकिन कभी भी मुंबई के बाहर शिवसेना जो है, जब बालासाहेब ठाकरे भी हुआ करते थे तब भी मजबूत नहीं थी। अब यहां पे जब वो सारे सीट की घोषणा कर चुके हैं तो अब कांग्रेस के लिए सिर्फ विदर्भ बचा हुआ है कि आप जाइए विदर्भ में जाकर के वहां पे आप सीट लड़िए, वहां पे आप चुनाव लड़िए। और विदर्भ में दोस्तों सबको पता है कि बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में, मजबूत नहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में। तो एक तरह से चुनाव से पहले ही, जो परिणाम आने से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति से कम उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस को बाहर कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बनी हुई क्यों है? जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव मजबूती से अपनी बात रख पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो होगा, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस का आला कमान है वो निकम्मा तो मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो वो जनता से कट गए, अब स्थिति ये है कि अब वो नेताओं से भी कटने लगे हैं, खुद के नेताओं से। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दोस्तों, कांग्रेस छोड़कर जो भी नेता भाजपा को ज्वाइन कर रहा है, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, सबकी यही शिकायत है कि आला कमान से उनकी बात नहीं हो पाती है, आला कमान से वो मिल नहीं पाते हैं, या आला कमान के सामने वो अपनी बात को रख नहीं पाते, अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो राज्य इकाई है, कांग्रेस की जो राज्य इकाई है, चाहे वो बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, जहां भी है, उन सबके सामने अब ये स्थिति बनी हुई है कि वो अपना अस्तित्व किस तरह से बचावे। और अस्तित्व बचाने का उनको एक ही अब इन दोनों राज्यों में कम से कम कांग्रेस जो है कुछ नहीं कर पा रही है, स्थानीय जो नेता है उनका कोई वजूद नहीं रह गया। लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस पहुंची क्यों, प्रश्न ये उठता है। आइए पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में पहली बार कांग्रेस और राजद का जो है गठबंधन हुआ था 1998 में। 1999 के चुनाव में दोनों साथ में चुनाव लड़े। उस समय अभी झारखंड अलग राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, अर्थात जो बिहार था, जो अखंड बिहार था, उसमें लोकसभा की 54 सीट हुआ करती थी। अब उस 54 सीट में से कांग्रेस को उन्होंने 13 सीट दिया, वो भी अंत में काफी मान मनोबल के बाद उसमें से कांग्रेस 2 सीट जीत पाई। दरअसल लालू यादव का जो राजनीतिक गणित था, जो आज भी कायम है, वो ये है कि कांग्रेस को जो उसका परंपरागत वोट था, कांग्रेस का परंपरागत वोट कौन था दोस्तों? एक तो सवर्ण जातियां थी, उसके बाद में मुसलमान थे, तीसरी जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर हुआ करते थे वो हुआ करता था दलित समाज। अब इन्होंने किया क्या है, आपको जैसा पता ही होगा कि मुस्लिम जो है अयोध्या में जो मस्जिद कहिए या जो भी था, जिसका विवादित ढांचा था, जब उसका विखंडन किया गया उसके बाद से वो कांग्रेस से विमुख हो गई। और वो सब के सब, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्रीय छत्रप थे वो उनके पाले में चले गए। तो कांग्रेस का एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक था वो 3 से पहले ही छिटक गया। अब बात रही ये दोनों ही छत्रप को अगर देखिए तो उन्होंने अपने जो जाति भाई हैं यादव, उनको अपने साथ में कर लिया। अब अगर थोड़ी बहुत जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे, शुरू में तो थे इनके साथ में, या फिर जो दलित समाज के लोग, इनको मिलकर के ये एक बहुत ही मजबूत बहुमत इनके पास में आ जाता था और ये आराम से जीत जाते थे। बाद में नीतीश कुमार के उदय के बाद में क्या हुआ कि जो अन्य पिछड़े वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसका यादव को छोड़ करके जो बड़ा हिस्सा है वो नीतीश कुमार के पास चला गया। मुसलमान अभी भी इंटैक्ट रहा लालू यादव के पास में। लेकिन जो कांग्रेस के जो वोट बैंक हुआ करता था वो तो अब है ही नहीं। आज के तारीख में कांग्रेस किसी भी जाति या किसी भी धर्म के मानने वाले के बारे में ये नहीं कह सकती है विश्वास पूर्वक कि ये मेरा वोट बैंक है या ये मुझे वोट देगा। और ये स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कमोबेश कांग्रेस का सफाया हो चुका है, वही स्थिति आने वाले समय में, और खत्म तो हो ही चुका है, जो थोड़ी बहुत बची वो बिहार में भी होने वाली है। और इसके लिए कम से कम भाजपा को कांग्रेस जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है। इसके लिए जो इनके सहयोगी हैं, जो लालू प्रसाद यादव है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं कि लालू यादव जो इकलौते खिलाड़ी हैं।
अगर मान लीजिए कि कांग्रेस लालू यादव से तंग आकर के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, तो लालू के साथ में जो 99 में खेला हुआ था या 2009 में खेला हुआ था, वो खेला फिर से हो सकती है। और उसके बाद में होगा ये कि अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और कांग्रेस ऐसा कर सकती है। और यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है कि अगर जो अभी उद्धव ठाकरे उछल करके 17 सीट की घोषणा कर दिया और उनको अभी और 6 सीट पे घोषणा करना है, उनका कहना है कि हम 23 से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब सोचिए कि अगर वहां भी अगर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा। तो ये एक तरफा खेल नहीं है। दरअसल इस खेल में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जरूरत है कांग्रेस को अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की, अपने जो भी उनके सहयोगी दल हैं उनके सामने जा करके अपनी बात रखने की और दृढ़ता के साथ में रखने की। हो ये रहा है कि कांग्रेस जो है, चाहे यूपी में हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने उनको जो सीटें दी है एक तरह से खैरात में दी है कि लो भाई तुम भी लड़ लो। और वहां पे कांग्रेस उनके सामने दृढ़ता दिखाने की स्थिति में नहीं है। वही स्थिति बिहार में भी है। लेकिन बिहार में अब जैसे पप्पू यादव है, पप्पू यादव जो है उन्होंने अपने पार्टी का विलय जो है पिछले दिनों कांग्रेस में करवा दिया। तो अनुमान था कि अब जो इनको पूर्णिया का सीट मिल जाएगा। लेकिन पूर्णिया का सीट अभी कोई सीट शेयरिंग नहीं हुई, लेकिन वहां पे उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार की लालू यादव ने घोषणा कर दी। अब पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव अड़े हुए कि मैं तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। अब अगर पप्पू यादव भी पूर्णिया से लड़ने पहुंच जाते हैं तो दोस्तों वहां पे चुनाव का परिणाम क्या होगा आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है, लेकिन कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब ये तो रही दोस्तों बात महागठबंधन या इंडिया अलायंस की। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ माना यह जा रहा था कि पंजाब में भाजपा बहुत कमजोर है और सबको ये मान रहे थे, जो बड़े बड़े पॉलस्टर हैं जो सर्वे कर रहे हैं उन सबका ये अनुमान था कि मुश्किल से 1-2 सीट अगर भाजपा को मिल जाए पंजाब में तो वो बहुत है। लेकिन अब स्थिति क्या है? कल जो है जो इनके सबसे बड़े जमीनी नेता थे बेअंत सिंह के पोता जो बिट्टू हैं, जिनको माना जा रहा था रवनीत सिंह बिट्टू को कि ये राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं, वो पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते ही उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से जो अभी खबर आ रही है कि दूसरे जो आपके इकलौते जो लोकसभा सदस्य हैं पंजाब से रिंकू, वो भी आज पार्टी से त्याग पत्र दे दी और हो सकता है संभवतः शाम तक वो भी भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे। तो जो माना जा रहा था कि भाजपा पंजाब में कोई खिलाड़ी है ही नहीं, वहां पे उसका कोई वजूद नहीं है, स्थिति अब ये हो रही है दोस्तों कि आप या कांग्रेस के लिए वहां अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो एक तरफ जो पार्टी है, जो एनडीए अलायंस है, वो सोच सोच कर फूंक फूंक कर एक एक कदम उठा रही है कि हमें किस तरह से अपने को अधिकतम ऊंचाई पर अपने पार्टी को ले जाना, अपने अलायंस को ले जाना। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसके लोग एक दूसरे के टांग पकड़ के खींचे पड़े हैं। यहां पर यह है कि कौन कितने सीट से लड़ेगा, यहां पे इससे मतलब नहीं कि कौन सी कितने सीट जीतेगा। जो इन लोगों की मनोदशा है वो यही है दोस्तों कि किसी तरह से इलेक्शन में खड़ा होना है। ये नहीं है कि हमें अधिकतम सीट जीतना है, हमें कितनी अधिकतम सीटों पे अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर लेना है। और ये स्थिति जो है ये इंडिया अलायंस के लिए इतनी घातक है दोस्तों कि चुनाव तो बाद में होगी, चुनाव से पहले ही सिर्फ प्रोबल की स्थिति है। और यही स्थिति जो है ये तो हुआ इंडिया अलायंस की। अब जैसे अखिलेश यादव है, उनके जो सपा पार्टी है उसके बीच में भी घमासान मचा हुआ है, खास करके मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर के। आजम खां गाल फुलाए बैठे हैं, वो कह रहे हैं रामपुर से अखिलेश यादव को कि तुम लड़ो, और वहां से अखिलेश यादव अपना एक प्रत्याशी जिसको घोषित कर चुके थे, उसकी स्थिति ये बेचारे कि आजम खां कह रहे हम लोग चुनाव का बाइकआउट करेंगे रामपुर में। मुरादाबाद में 2 प्रत्याशी जो है, हसन साहब जो अभी हैं, अभी सांसद है, उनका पहले टिकट काटा गया तो दूसरे को दिया गया, वो महिला जाकर नामांकन कर चुकी है। अब सुन रहे हैं कि हसन साहब को जो सो फ्लाइट में बिठा करके मुरादाबाद भेजा जा रहा है, वो भी नामांकन करेंगे। तो इंडिया अलायंस में कुछ भी, आप अगर सहयोगी दलों जो पार्टियां उनके स्तर पे देखिए या जो पार्टी विशेष है उस पार्टी विशेष के स्तर पर देखिए, दोनों ही स्तर पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता वो जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा, वो पहले ही जो इंडिया अलायंस से किनारा कर ली।
क्योंकि वो जानती थी कि यही होगा। यहां पर ये मायने नहीं रखता है, इसकी जरूरत नहीं कि हम कितने सीट जीतेंगे या हमारी औकात कितनी है, कोई वोटर हमको वोट भी देगा। यहां पर मुख्य मुद्दा इन लोगों के लिए ये है, 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, मोदी हटाओ। अरे क्यों हटावे? तुम उसके वैकल्पिक नेता या उसके कार्यक्रम की भी तो बात करो, तो वो हमारे पास नहीं है। दूसरा है कि हमें अधिकतम सीटों पर लड़ना है, तो लड़ो। और स्थिति अंततः दोस्तों ये होने वाली है कि इंडी अलायंस, चुनाव का परिणाम तो बाद में आवेगा, देखिएगा। जब तक सारे नामांकन पत्र सातों फेज के जब तक भरे जाएंगे, तब तक आप देखिएगा कि ऐसे ही इस चुनाव के लड़ाई से ये सारे के सारे दल बाहर हो चुके हैं। और ये लालू यादव के लिए बहुत भिन्न सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी अगर दृढ़ता दिखाई तो दोस्ताना फाइट के नाम पर लालू प्रसाद यादव के साथ भी खेला हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।